अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने कंप्यूटर जनरेशन का टॉपिक शुरू किया था। कंप्यूटर की अब तक 5th जनरेशन्स जो हैं वो आ चुकी हैं, 6th पे काम हो रहा है, लेकिन अभी तक वो जो है नोटिफाई नहीं हुई, ऑन एयर नहीं हुई। 6th जनरेशन 5th जनरेशन्स तक हमारा काम हो चुका है। कल हमने फर्स्ट जनरेशन को देख लिया था। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ फर्स्ट जनरेशन को। फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमने क्या देखा था कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो कमर्शियली यूज़ के लिए थे, वो पर्सनल किसी के इस्तेमाल के लिए वो नहीं थे। वो कंपनीज़ जो है वो उनको यूज़ कर रही थी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़। क्यों? उसकी वजह ये थी कि उनको मेंटेन करना, उनकी कॉस्ट और उनके लिए जो प्रॉपर अरेंजमेंट्स थी मुकम्मल तौर पे वो करना एक पर्सन के पर्सनल यूज़ के लिए वो पॉसिबल नहीं था। तो दैट्स वाई फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, उनकी हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज़ देखी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हो रही थी। तो उसमें काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे जिनको ओवरकम करने के लिए सेकंड जनरेशन को लाया गया। उसके अलावा क्या था, फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स थी, उन वैक्यूम ट्यूब्स की पावर कंजप्शन ज़्यादा थी और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की कास्ट बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और इसके अलावा फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनकी रिपेयरिंग या मेंटेनेंस कास्ट जो थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनके अंदर जो वैक्यूम ट्यूब्स को रिपेयर करना मुश्किल था, कूलिंग सिस्टम था, ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली। आज के दिन में हम देखेंगे कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन को, ठीक है। सेकेंड जनरेशन का मकसद भी यही था कि जो फर्स्ट जनरेशन के ड्रॉबैक थे उनको कम से कम किया जाए और कंप्यूटर को जो है वो उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ लाई जाएं जो कि ह्यूमन के अंदर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। कंप्यूटर से हमारा कम से कम अट्रैक्शन हो और उससे जो हमारी आउटकम हो, आउटपुट हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इस मकसद के लिए जो है वो सेकंड जनरेशन को लाया गया। सेकंड जनरेशन के अंदर जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो इंट्रोड्यूस करवाई गई, ट्रांजिस्टर्स। ये इन ट्रांजिस्टर्स को किसने बनाया और कब बनाया और सेकंड जनरेशन है कब से? ये है 1954 से लेकर और 1964 तक। 1954 से 1964 ये ड्यूरेशन है सेकंड जनरेशन का और इसके अंदर यूज़ किए गए वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स जो है कंपैरेटिवली एक बहुत ही छोटी डिवाइस होती है वैक्यूम ट्यूब की निस्बत। कुछ इस तरह से ये ट्रांजिस्टर जो है वो नज़र आता है। इसकी डिटेल्स के अंदर हम ट्रांजिस्टर की डिटेल्स के अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम टॉपिक से फिर हट जाएंगे। ये इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट अगर किसी लेक्चर में जो है मैं आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगा, ट्रांजिस्टर की वर्किंग और ये कैसे बनाया गया। इसको जो है जॉन ब्रेडन और विलियम शॉकले और वाल्टर ब्रैटेन, इन लोगों ने जो है इसको 1947 के अंदर जो है ट्रांजिस्टर को बनाया। ट्रांजिस्टर की जो स्विचिंग स्पीड थी वो बहुत ही ज़्यादा थी बनिस्बत जो है
वो वैक्यूम ट्यूब के। इसके अलावा इसकी स्पेस जो थी वो, क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा है वैक्यूम ट्यूब की निस्बत, तो कंप्यूटर का साइज़ ग्रेजुएटली बहुत डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, जो इसको कूलिंग फ्राहम करने की जो नीड थी वो कम हो गई बनिस्बत वैक्यूम ट्यूब के, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब खुद हीट जनरेट करती थी, लेकिन ये जो है उसकी निस्बत बहुत ही छोटा है, तो इसकी जो हीट जनरेटिंग है वो भी बहुत ही मामूली थी। लेकिन इसके बावजूद भी कंप्यूटर का साइज़ बड़ा था और कंप्यूटर को प्रॉपर कूलिंग सिस्टम चाहिए था, इन सारी चीज़ों के बावजूद भी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो है किस हद तक जो फर्स्ट जनरेशन थी उसके ड्रॉबैक्स को किस हद तक ओवरकम किया गया ट्रांजिस्टर्स की मदद से। इसमें कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो है हम देख लेते हैं कि सेकंड जनरेशन के अंदर कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती थी बनिस्बत फर्स्ट जनरेशन के। तो सबसे पहले जो है जो पहली करैक्टरिस्टिक जो वेरी इम्पोर्टेंट और एक ये जो इसके अंदर चेंज लाया गया ट्रांजिस्टर की वजह से, पहली करैक्टरिस्टिक ही इसकी यही है कि ट्रांजिस्टर वर यूज्ड इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो ये थी कि वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया गया ट्रांजिस्टर से। फर्स्ट जनरेशन की वैक्यूम ट्यूब्स हटा के सेकंड जनरेशन में उनकी जगह ट्रांजिस्टर्स को लाया गया। ठीक है, इसकी वजह से जो दूसरी खूबी कंप्यूटर के अंदर आ गई वो ये थी कि कंप्यूटर का साइज़ कम हो गया। पहले मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स जो है वो ऑलमोस्ट 1 रूम कैपेसिटी जो है वो ले रहे थे, लेकिन फर्स्ट जनरेशन के सेकंड जनरेशन के अंदर जो है उसका साइज़ बहुत ही कम हो गया। उसके बाद जी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी, थर्ड क्या चीज़ है, स्टोरेज कैपेसिटी। किसी भी कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ों को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो कैपेसिटी इस ट्रांजिस्टर की आने की वजह से और साइज़ कम होने की वजह से इसकी मेमोरी ज़्यादा इंस्टॉल कर ली गई, तो इसको किसी भी चीज़ को स्टोर करने की जो मेमोरी थी वो बढ़ गई। थर्ड थी जनाब, थर्ड मेमोरी हो गई। और हाँ, कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो किसी भी बिज़नेस के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है इनिशियल कॉस्ट। तो ट्रांजिस्टर जो है वो चीपर थे वैक्यूम ट्यूब की निस्बत, बल्कि हैं आज के दौर में भी चंद जगहों पे वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हो रही हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब की जो पावर होती है वो ट्रांजिस्टर की निस्बत काम करने की वर्किंग पावर जो है वो ज़्यादा होती है। तो इस चंद इंडस्ट्रीज़ के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हो रही हैं, लेकिन जो उनकी कास्ट है बहुत ज़्यादा है ट्रांजिस्टर की निस्बत। तो और एक और चीज़ थी, वो क्या थी, कॉस्ट। तो इन चीज़ों को मैं साथ साथ मेंशन कर देता हूँ। अच्छा जी, फर्स्ट चीज़ हमने देखी कि ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए। सेकंड चीज़ हमने देखी कि साइज़ इसका कम हो गया, रिड्यूस हो गया। थर्ड हमने देखा कि मेमोरी इंक्रीज़ हो गई। फोर्थ हमने देखा जी कि कॉस्ट जो इसकी थी वो कम हो गई, रिलायबल ज़्यादा हो गए। इसकी वर्किंग है ट्रांजिस्टर की वो ज़्यादा फास्ट है और ज़्यादा रिलायबल रिज़ल्ट्स देता है ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की निस्बत। तो इसके अंदर 6 नंबर पे असेंबली लैंग्वेज का यूज़ है, ठीक है, जो कि प्रीवियस जनरेशन के अंदर मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल था। सेकंड जनरेशन के अंदर जो है वो यूज़ ऑफ असेंबली लैंग्वेज आ गया, ठीक है। और कुछ जो चीज़ें इसमें से ऐसी आई कि उनमें कॉस्ट जो थी वो बनिस्बतन प्रीवियस जनरेशन के, फर्स्ट जनरेशन के वो थी
कम थी ना निस्बतन। जैसे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का मैंने बताया वो बहुत कॉस्टली थी, ये इसमें जो है वो कम आ गई, वो कॉस्ट हमने जो है वो पहले देख लिया, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कुछ इसके अंदर सेकंड जनरेशन के अंदर जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे फोटॉन, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये था फोटॉन इसको कहा गया। ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई, फोटॉन, FORTAN। अच्छा, एक और भी इसके अंदर हाई लेवल प्रोग्रामिंग यूज़ की गई, वो थी कोबोल। ये दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अच्छा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है उसका मकसद क्या होता है? इंटरफेस फराहम करना। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है कि यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान डायरेक्शन पैदा करना, कि आप कैसे कंप्यूटर को अपनी बात समझाएंगे कि मैं आपसे क्या चाहता हूँ। तो इसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल A लिखते हैं तो कंप्यूटर को कैसे पता चला कि आपने A लिखा है, तो इसके पीछे एक कोड बनाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 0010 इस तरह से एक कोड जनरेट किया जाता है जो कंप्यूटर को बताता है। कंप्यूटर को जाके हिट करते हैं जब आप A को, तो वो इस चीज़ को बैक एंड पे ये कोड कंप्यूटर के अंदर जनरेट होता है और कंप्यूटर को पता चलता है कि मैंने प्रिंट क्या करना है A। मेरा यूज़र क्या कह रहा है कि आप A को प्रिंट कर दें, ठीक है। अच्छा, ये होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ की गई, जिनका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मकसद यही होता है कि यूज़र के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आसानी पैदा करें। यूज़र आप ऐसी इजी इनपुट्स दें, ठीक है। जो मशीन लैंग्वेज थी वो बहुत ही डिफ़िकल्ट थी, उसको सीखना ही यूज़र के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, ठीक है। वो डायरेक्टली आप मशीन की लैंग्वेज में ही मशीन से बात कर रहे थे। लेकिन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप यूज़र की लैंग्वेज में मशीन को बताते हैं और मशीन उसको अंडरस्टैंड कर देती है, ठीक है। ये हो गई हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड पंच कार्स इनपुट डिवाइसेस। अच्छा, ये कौन सी डिवाइसेस होती हैं? पंच कार इनपुट डिवाइसेस आपने शायद देखी हो। अब एक आपको एक इजी मिसाल देता हूँ। आप में से हर एक ने सीडी तो देखी होगी, कम्पैक्ट डिस्क जो होती है सीडी। सीडी से पहले जो था पहले का जो दौर था, हाँ, एक चीज़ आपने ज़रूर देखी हुई होगी कि टेप्स जो थी, ऑडियो टेप्स हुआ करती थी, उनके अंदर एक कैसेट डलती थी। जैसे वीसीआर के अंदर नहीं कैसेट होती थी, वीसीआर होते थे, उसके अंदर मैग्नेटिक कैसेट होती थी। इसी तरह जो है टेप के अंदर एक मतलब ऑडियो टेप जो होती थी उसके अंदर एक वो कैसेट डलती थी। उसके अंदर भी एक मैग्नेटिक जो है वो एक आप समझ लें कि एक स्टिप होती थी मैग्नेटिक, वो जो चलती थी उसके ऊपर एक हुक लगती थी और उसको वो उससे फिर आवाज़ पैदा होती थी। वो मैग्नेटिक टेप्स जो हैं वो इसके अंदर जो है वो यूज़ की गई सेकंड जनरेशन के अंदर। उसी तरह की छोटी छोटी फ्लॉपी होती थी, मैग्नेटिक फ्लॉपीज़ होती थी। वो आप सीडी रोम जो था वो ओपन होता था जब, उसके अंदर आप वो मैग्नेटिक टेप रख देते थे, वो अलग से उसके अंदर इंसर्ट होती थी, ठीक है। मैग्नेटिक टेप रीडर जो होता था वो आप उसके अंदर रखते थे, तो उसमें आप उसको क्या कर लेते थे, रीड भी कर लेते थे, ठीक है। और उसके अंदर ही जो डाटा होता था आपका फ्लॉपी के अंदर, वो मैग्नेटिक फ्लॉपी के अंदर स्टोर भी हो जाता था। ये डिवाइसेस जो थी, ये कॉन्सेप्ट जो था वो सेकंड जनरेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है।
अच्छा, इसको भी साथ में हम लिख देखते हैं 8 नंबर पे। मैग्नेटिक फ्लॉपी ये यूज़ की गई है इसके अंदर, ठीक है जी। अच्छा, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, इसको मैग्नेटिक डिस्क लिख लेते हैं हम, ठीक है। ये आपके लिए ज़्यादा याद करना जो है वो इजी रहेगा। उसके अलावा जनाब कंप्यूटर के अंदर क्या था जो सेकंड जनरेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो थे प्रिंटर्स। ये फर्स्ट जनरेशन में प्रिंटर्स की फैसिलिटी नहीं थी, ये इंट्रोड्यूस करवाई गई प्रिंटर्स की सेकंड जनरेशन के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, दे वर मोर देन 10 times faster than first generation. Second generation was 10 times faster than first generation. देखिए ये स्पीड जो है वो हमारे किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, किसी भी कंप्यूटर के लिए देखें कितनी ही इम्पोर्टेंट है। आजकल भी अगर आप देखें, आप जैसे बात करते हैं, आप अपना पर्सनल पीसी भी यूज़ करते हैं ना, पर्सनल कंप्यूटर, तो उसमें भी आप कहते हैं कि जी कंप्यूटर मेरा फास्ट नहीं है। तो ये जो थे 10 times फास्टर थे प्रीवियस जनरेशन से। फर्स्ट जनरेशन की निस्बत सेकंड जनरेशन 10 times फास्टर थी, ठीक हो गया। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर था इसके अंदर। उसके बाद हम देखेंगे जो लास्ट वन है कि इसकी जो हीट प्रोडक्शन थी इस पीसी की, इस कंप्यूटर की, इस जनरेशन की, वो प्रीवियस जनरेशन की निस्बत बहुत ही कम थी, ठीक है। हीट प्रोडक्शन, देख लें, हीट प्रोडक्शन जो थी वो बहुत ही कम थी। हीट प्रोडक्शन कम होने के क्या क्या फ़ायदे हुए? सबसे पहला जो फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि हमें जो फर्स्ट जनरेशन के लिए जो कूलिंग प्रोसेस था, कंप्यूटर को कूल रखने का जो प्रोसेस था, जो कंट्रोल टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं, वो जो था वो हमें कम, मतलब कि उसकी कॉस्ट जो होती थी बहुत ज़्यादा, वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। हीट प्रोडक्शन कम हुई कंप्यूटर की, तो उसकी जो कूलिंग कॉस्ट थी वो भी कम हो गई। उसके अलावा जो इसकी पावर कंजप्शन थी वो भी कम हो गई, ठीक है। वो उनकी पावर कंजप्शन ज़्यादा थी, इसकी पावर कंजप्शन क्या हो गई, कम हो गई। पावर कंजप्शन कम होने की वजह से जो है हमारे कूलिंग सिस्टम जो था वो जो बहुत ज़्यादा पावर ले रहा था वो भी क्या होगी, कम हो गई। तो कॉस्ट ओवरऑल जो थी इसको मेंटेन रखने की सेकंड जनरेशन को, वो फर्स्ट जनरेशन की निस्बत जो है वो कम हो गई। और हमें जो एसी वगैरह की जो नीड थी वो भी हमारे क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। ये सेकंड जनरेशन थी। इसकी अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं इसको अरेज करने लगा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे अब कि इसके अंदर एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं सेकंड जनरेशन की, किन किन कंपनीज ने सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स बनाए, ठीक है। तो इसका एक यूनिवैक 2 थी, इसका वर्जन आया यूनिवैक 2, ठीक है। इसमें एक और IBM ने मॉडल बनाया। लास्ट टाइम IBM की बात हुई थी बड़ी डिटेल में। IBM ने एक वर्जन बनाया 7030, फिर इन्होंने ही एक वर्जन बनाया 7780,
फिर इन्होंने एक और मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया कुछ और इन्हांसमेंट के साथ, वो 7090 था। लेटेस्ट इनका जो सेकंड जनरेशन का मॉडल था वो 7090 था। इसके अलावा एक NCR सीरीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई। NCR सीरीज़ ये थी अपना 300 सीरीज़ भी इनको कहा जाता है, ठीक है। NCR 300 सीरीज़ भी कहते हैं, NCR सीरीज़ 300 ये सेकंड जनरेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई। एक और मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ, ठीक है। CDC 1604 ये भी एक सेकंड जनरेशन की सीरीज़ है जो यूज़ करवाएगी। अच्छा, लेटर ऑन जो है यूनिवैक ने एक और अपना इंट्रोड्यूस करवाई सीरीज़ अपनी सेकंड जनरेशन की, उनको यूनिवैक LARC कहते थे। यूनिवैक LARC। ये जो है इसकी कुछ एग्जाम्पल्स थी सेकंड जनरेशन की। लेकिन इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद, इन तमाम इनकी प्रॉपर्टीज़ होने के बावजूद, यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर्स, रिड्यूस ऑफ साइज़, मेमोरी की जो कैपेसिटी थी वो ज़्यादा हो गई, कॉस्ट बनाने की कम हो गई, रिलायबल ज़्यादा हो गए, असेंबली लैंग्वेज यूज़ हो गई, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हो गई, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क्स वगैरह आ गई, प्रिंटर्स इंट्रोड्यूस हो गए, ठीक है। फास्टर टाइम्स फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा हो गए। हीट प्रोडक्शन जो है वो जो कम हो गई इसकी। इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थीं, हीट प्रोडक्शन तो थी, कम तो हो गई लेकिन हीट प्रोडक्शन थी, कूलिंग सिस्टम हमें चाहिए था, फास्टर 10 टाइम्स हो गए, लेकिन फिर भी कुछ इन्हांसमेंट्स जो हमारी इंडस्ट्रियल्स नीड थी उनको वो स्पीड भी पूरा नहीं कर रही थी, स्पीड ज़्यादा चाहिए थी, स्टोरेज कैपेसिटी और हमें ज़्यादा चाहिए थी, ठीक है। साइज़, मेमोरी, कॉस्ट को हमने मज़ीद कम करना था और रिलायबल बनाना था। मज़ीद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो हमने इंट्रोड्यूस करवानी थी। मींस के कंप्यूटर से हमने और जो ह्यूमन फैसिलिटेशंस थी उनको इंट्रोड्यूस करवाना था। तो इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी हमें फिर भी इसके अंदर इन्हांसमेंट की ज़रूरत थी। तो इन सारी नीड्स को पूरा करने के लिए थर्ड जनरेशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब हम देखते हैं थर्ड जनरेशन को। अब हम देखेंगे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसका जो ड्यूरेशन था वो 1964 से शुरू हुआ, जहाँ पे सेकंड का एंड हुआ, और ये जनरेशन जो थी वो चली 1975 तक। इसमें जो रेवोल्यूशन था थर्ड जनरेशन के अंदर वो कैसे लाया गया, वो था कंसेप्ट ऑफ आईसी। आईसी के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया। आईसी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं? ये एक सिलिकॉन चिप होती है जिसके ऊपर ही कंपोनेंट्स को लगाया जाता है। तो इनिशियली जो है जो आईसी बनाए गए उनके ऊपर जो है एक आईसी, एक सिलिकॉन चिप के ऊपर जिसमें मुख्तलिफ ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, कैपेसिटर्स लगे होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से जो है वो कोई भी कंप्यूटर काम करता था, ठीक है। वो क्या था, आईसी जो है इसके अंदर जो है वो हम लगा देते हैं रेजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ईटीसी, वो आईसी के अंदर लगे होते थे।
आईसी कब बनाया गया? आईसीज को बनाया गया 1958 के अंदर। आप देख रहे होंगे कि ट्रांजिस्टर को बनाया गया 1947 के अंदर और इसको आईसी को बना लिया गया 1958 के अंदर और फिर यूज़ हम कर रहे हैं 1964 के अंदर। यस, इनको यूज़ लेट इसलिए किया जाता है क्योंकि इनकी और भी नीड्स होती हैं, ठीक है। उनको पूरा करते करते हुए उसको यूज़ करने के लिए जो उसकी नीड्स होती हैं, उन नीड्स को पूरा करते हुए इतना टाइम लग जाता है, ठीक है, कि हम जो है उस टाइम को पूरा करने के लिए, उस टाइम तक पहुंचने के लिए, उन नीड्स को पूरा करने के लिए इतने ईयर्स यानी 58 से 64 तक जो उसका पूरा एनवायरनमेंट था, पूरा सेटअप था, वो बनाने में थर्ड जनरेशन को लग गया। इस आईसी को इन्वेंट कर लिया गया 1958 के अंदर, लेकिन जो कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाया गया उस पर वर्किंग होती रही 1964 के अंदर ये आईसी कंप्यूटर थर्ड जनरेशन इंट्रोड्यूस करवा दी गई। इसी तरह 1947 के अंदर था ट्रांजिस्टर को बना लिया गया, लेकिन लेटर ऑन उसके अंदर सेकंड जनरेशन के अंदर यूज़ किया गया, या सेकंड जनरेशन के अंदर उस वक्त से यूज़ करना शुरू कर दिया गया, लेकिन सेकंड जनरेशन इंट्रोड्यूस कराते हुए इतना टाइम लग गया। जैसे 58 से आईसी बन गया, लेकिन थर्ड जनरेशन को इंट्रोड्यूस करवाने में इतने ईयर्स 58 से 64 तक के ड्यूरेशन जो है वो 6 साल का लगा इसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। अच्छा, 1958 के अंदर इसको जैक ने और क्लेयर एंड थर्ड वन था रॉबर्ट, इन साइंटिस्ट ने आईसी की सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। जो इनिशियल लेवल पे आईसी था उसको जब यूज़ किया गया तो मैंने आपको पहले बताया कि इसकी फिर आईसी की टाइप्स रखी गई इसकी कैपेसिटी के हिसाब से। स्टार्ट में हमें स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन आईसी थे, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। इस स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन के अंदर 10 कंपोनेंट्स जो है वो लगाए गए, जिसमें से जैसे ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स जो है, इस पे जो कंपोनेंट्स थे जो इंटीग्रेट किए गए वो 10 कंपोनेंट्स तक जो थे वो इंटीग्रेट किए गए और इनको नाम दिया गया स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। और साफ ज़ाहिर है ये एक लो लेवल पे इंटीग्रेशन थी। अगर मैं आज आप लोगों को बताऊं कि आजकल के जो आईसी हैं उनमें कितने कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं तो आप लोग हैरान रह जाएं। 10 मिलियंस प्लस जो है कंपोनेंट एक छोटी चिप के ऊपर यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। उसकी मैं डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ, लेकिन इनिशियल लेवल क्या था, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन थर्ड जनरेशन के अंदर जो इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसके बाद था मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम MSI में क्या कितने आपके ख्याल में हो सकते हैं कंपोनेंट्स। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन जो आईसीज बनाए गए इनके अंदर तकरीबन 100 कंपोनेंट तक इंटीग्रेट किए जा सकते थे। इनकी जो कैपेसिटी थी वो 100 कंपोनेंट्स इंटीग्रेशन थी। इसके अंदर ऑलमोस्ट 100 के करीब जो है वो कंपोनेंट्स यूज़ किए गए। तो इस
इसके यूज़ की वजह से जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स थी, जो सेकंड जनरेशन के अंदर मैंने बताया कि जो नीड्स थी उनको किसी हद तक कम किया गया, ठीक है, थर्ड जनरेशन के अंदर। लेकिन थर्ड जनरेशन तक भी जो है वो जो कंप्यूटर्स थे वो इस लेवल तक नहीं पहुँचे थे कि कोई पर्सनली जो है इन कंप्यूटर को यूज़ कर सके। तो इतनी इन्हांसमेंट के बावजूद, आईसी के आ जाने के बावजूद इनकी जो कॉस्ट थी वो इतनी ज़्यादा थी कि, और इसको जो मेंटेन रखने की कॉस्ट थी वो इतनी ज़्यादा थी कि एक पर्सन जो था, वन पर्सन, वो इन कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकता था। इसमें और काफ़ी सारी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, इस आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। थर्ड जनरेशन हमने स्टार्ट कर ली, इसकी जो बेस थी वो हमने देख ली, इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स थी वो इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम देखेंगे, ठीक है।